भूपेंद्र, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद माहौल कितना बदल जाएगा आज से गुजरात में? देखिए, चुनावी मोड़ में वैसे तो सभी पार्टियां आ चुकी हैं, लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और जाहिर सी बात है अब तक जो सरकारी दौरे हो रहे थे वो नहीं हो पाएंगे और पूरी तरह से चुनावी तीर जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। जुबानी जंग जो है भाषणों में हमें देखने को मिलती है, आरोप प्रत्यारोप और इस तरह की तमाम चीजें जो है वो तमाम हथकंडे खुले तौर पर एकदम तमाम लोग अपने हथियार लेकर मैदान में उतर आएंगे। तो जाहिर सी बात है, और चूंकि अक्सर ये कहा जाता था कि गुजरात का चुनाव बड़ा नीरस होता है, लेकिन इस बार काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत के साथ इस बार मैदान में उतरी हुई है। और वहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि 27 साल के साथ शासन के बाद एक बार फिर सत्ता में लौटना, ये बहुत बड़ी अगर लौटती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और वहीं कांग्रेस जिस तरह से लगातार 2002 के बाद धीरे धीरे अपनी स्थिति जो है वो मजबूत करती आई है, 44 से लेकर 77 सीटों तक पहुंची है, लेकिन सरकार नहीं बना पा रही है, किसी न किसी वजह से चूक जा रही है। वो इस बार आम आदमी पार्टी के आने से किस तरह से अपनी जगह बरकरार रख पाती है, ये उसके लिए बड़ी चुनौती है। और आम आदमी पार्टी जो 2017 के चुनाव में उतरी थी लेकिन पूरी ताकत के साथ नहीं, अब की बार जो आम आदमी पार्टी उतरी है मैदान में और पिछली बार जो उतरी थी उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इस बार वो 2 निकाय चुनाव में पहले ही अपना जो परचम है वो दिखा चुकी है। सूरत के निकाय चुनाव में उसके किस तरह से पार्षद आए, गांधीनगर के निकाय चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब चूंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से उतरी और अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरह से गुजरात का दौरा कर रहे हैं, कि गारंटियां दे रहे हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से गुजरात के चुनाव में वो उतरे हुए हैं और घर घर तक उनके कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। हमने देखा गांव गांव में पूछा भी हमने लोगों से कि कौन कौन पार्टी आ रही है, कौन कौन घर तक पहुंच रहे हैं, तो हमें यह साफ तौर पर पता चला कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, एक आग्रह किया जा रहा है कि 27 साल हो गए, बदल दीजिए। अब ये एक परिवर्तन की बात लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। वहीं कांग्रेस की हम माने तो वो भी यही बात दोहरा रही है कि वो परिवर्तन संकल्प यात्रा हो या फिर उनका डोर टू डोर कैंपेन हो, उसके जरिए वो भी यही कह रही है कि 27 साल के बीजेपी शासन के बाद में अब उन्हें हटाना जरूरी है क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया है और कहीं न कहीं एक कुशासन और कहीं न कहीं एक फेलियर जो है उनके अलग अलग जगहों पर, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे मोरबी हादसा हो और चाहे अन्य जो आम जनता है उसको क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, रोजगार मिल जाए, सड़कें अच्छी हो। इन 27 सालों में मैं पूरी ईमानदारी से आपसे पूछ रही हूँ, एज इट इज बताइएगा जो स्थिति है, क्या हाल है? इनको मुद्दा बना रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस। 27 साल में बीजेपी ने इनके सबके लिए क्या किया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क। देखिए, 27 सालों के शासन की मैं बात करूं तो गुजरात पहले से ही एक विकसित राज्य रहा है। ऐसा नहीं कि बीजेपी आई और उसने पूरा चमत्कार कर दिया और पूरे गुजरात को बदल के रख दिया। गुजरात पहले से ही विकसित राज्य रहा, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने भी आकर काफी डेवलपमेंट किया है। प्रधानमंत्री जितने भी बार आते हैं वो विकास कार्यों का या तो लोकार्पण करते हैं या शिलान्यास करते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात करें, टाटा नैनो से जिस तरह से शुरुआत हुई, बड़े बड़े यहाँ पर प्रोजेक्ट लाए गए हैं। कई ऐसे क्षेत्रों का विकास किया गया है जो टूरिज्म और पर्यटन के लिहाज से कभी सोचा नहीं जा सकता है कि यहां पर कुछ हो सकता है। कच्छ के सफेद रण में कोई नहीं सोच सकता था कि यहां कोई जाएगा भी, लेकिन आज रणोत्सव के जरिए वहां पर न सिर्फ देश के बल्कि विदेश से भी पर्यटक आते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपने आप सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से वहां पर लाखों की तादाद में टिकटें नहीं मिलती है। ऑनलाइन बुकिंग आप करने जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है। और उसके जरिए जब एक चीज विकसित होती है तो उसके जरिए बहुत सारी चीजें पैदा होती है, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो और अन्य अवसर की बात हो। तो ये तमाम चीजें हुई हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर जरूर बीजेपी बैकफुट पर दिखाई देती है, क्योंकि कई स्कूल जो है उनको बंद करने पड़े। हालांकि उनकी तरफ से ये आग्रह कहा जाता है कि भाई हमने मर्ज कर दिया है स्कूलों को, कई स्कूलों में छात्र नहीं थे, लेकिन ये हकीकत है कि शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी बैकफुट पर है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा महंगी है, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जाते। हालांकि कोशिश की जाती है उनकी तरफ से
चाहे वो मिड डे मील के जरिए हो, यूनिफॉर्म के जरिए हो, या अन्य जो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने खुद शुरू किया था शाला प्रवेश उत्सव, उसके जरिए बच्चों को स्कूल तक लाने की कोशिश की जाती है सरकारी स्कूलों में। लेकिन बहुत सारे अपने अपने जो भौगोलिक समीकरण होते हैं, कहीं पर बच्चों को शुरू से ही काम पर लगा दिया जाता है, कहीं पर दूसरी अन्य वजहें होती हैं जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। ये ऐसे तमाम रीजन है, लेकिन कुल मिलाकर ये समस्या है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य सेवाएं जो है बहुत ज्यादा यहां पर ये नहीं कह सकते, हालांकि 100% तो कहीं पर भी उपलब्धि नहीं दिखाई देगी, लेकिन हमने जो बोला जैसे कि अभी मोरबी के अस्पताल का उदाहरण दिया जा सकता है, इक्का दुक्का इस तरह के कुछ चीजें हैं, इक्का दुक्का या 10-20% हम कह लें ऐसे अस्पताल होंगे जहां पर, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अगर मैं बात करूं, सिविल हॉस्पिटल्स की बात करूं, जो बड़े अहमदाबाद के अंदर जो सबसे बड़ा सिविल अस्पताल है, न सिर्फ गुजरात के बल्कि देश के कई हिस्सों से लोग वहां पर आते हैं। किडनी की अगर मैं बात करूं तो गांव गांव में डायलिसिस सेंटर खोले जा चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में निश्चित तौर पर गुजरात में काफी काम हुआ है, 100% नहीं कह सकते, अभी बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में हमें ये कहूंगा, जिस तरह से मैंने बताया कि अभी बैकफुट पर है, लेकिन सड़कों की बात करें, बिजली की बात करो, उसमें कोई शिकायत नहीं है। बिजली महंगी जरूर है, लेकिन यह है कि आपको गांव-गांव में सड़कें मिल जाएंगी, गांव-गांव में बिजली मिल जाएगी। एक जो विकसित राज्य के तौर पर अगर कह सकते हैं तो गुजरात है। इंडेक्स की बात करें, हंगर इंडेक्स की बात करें, या फिर अन्य जो सरकारी आंकड़े होते हैं, सर्वे होते हैं, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जो रियलिटी हम गांव-गांव जाकर देखते हैं, हमें दिखाई देता है, वो कोई, जैसे मैंने महाराष्ट्र भी देखा है, यूपी भी देखा है, आप किसी गांव के छोर पर चले जाओ तो आपके गांव के जो घरों की शकल सूरत होती है वही बता देती है कि किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर भी उसी तरह का है। यहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जो करोड़पति गांव है, अब्जोपति गांव है। तो ये तमाम चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने काम नहीं किया है। वो हर भूपेंद्र, आप कह रहे हैं कि शिक्षा में काम किया है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स पर ज्यादा काम किया, जैसा कि कैलाश दान भी कह रहे हैं, वहां पर बीजेपी बैकफुट पर है। स्वास्थ्य की बात करें, सड़क की बात करें, तो वहां अच्छा काम किया है, ये आप कह रहे हैं। देखिए 100% तो किसी भी राज्य में नहीं है विकास की तस्वीर, ये भी सच्चाई है। एक प्रशांत देव, बीजेपी के नेता भले ही ये कह रहे हो कि फाइट हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर कि बीजेपी के लिए फाइट आसान नहीं, चुनौतीपूर्ण रहेगी। पिछली बार भी आंकड़ा 150 का लेकर चले थे, 99 पर सिमट गए। इस बार तो आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस, जिसका खुद पीएम ने जिक्र किया कि अलर्ट रहने की जरूरत है। एक अंडरग्राउंड सीक्रेट मिशन में कांग्रेस जुटी हुई है, घर घर जा रही है, लोगों से बात कर रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो सीएम का बदलना, कैबिनेट का बदलना, बड़े नेताओं का इस तरीके से एक्टिव होना, ये दिखा रहा है कि लड़ाई आसान नहीं है बीजेपी के लिए गुजरात में। देखिए, गुजरात एक ऐसा राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, जब अखाड़े में जब पहलवानों की लड़ाई होती है तो जो बड़ा पहलवान अगर किसी पिद्दी से जीतता है तो वो बहुत बड़ी जीत नहीं है, लेकिन हार जाता है तो उसका खौफ बहुत ज़्यादा है। तो बीजेपी के लिए चूंकि प्रेस्टीज का इशू है बहुत बड़ा हमेशा से, गुजरात में अगर वो जीत जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर जीत नहीं मिलती है तो ये कई गुना बड़ी बात है। तो इस लिहाज से बीजेपी को ये हमेशा इस स्टेट को बचा के रखना होता है। हालांकि पिछले 25 सालों से बचा के रखा है और अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी हमेशा चुनाव में जाती है। जातीय समीकरण, राजनीति समीकरण, तमाम समीकरणों के अलावा बीजेपी के पास एक अलग से एक चीज़ है, क्योंकि वो सरकार में हमेशा रही है परफॉर्मेंस। जैसा कि भूपेंद्र बता रहे थे कि अलग अलग सेक्टर्स में जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के आधार पे पब्लिक अपना मुद्दा बनाएगी। अब सवाल ये है कि जो पिछली बार जो टक्कर कांग्रेस ने दी थी, तो अगर उसी तरीके की कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ती है और आम आदमी पार्टी भी उसी मजबूती से लड़ रही है, अब कितना ज़मीन पे वो काम आएगा, ये चुनौतियां हैं। ये तब है असर पड़ेगा बीजेपी पे जब बीजेपी के मतदाताओं को ये लोग अपनी तरफ खींच पाएंगे। असल मुद्दा यही है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो मतदाता है, क्या किसी ऐसे मुद्दे पे, क्या किसी ऐसी बात पे वो बीजेपी से छटकने लगा है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से छटक रहा है तब तो कोई समस्या है, नहीं तो आपने पिछली बार के विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव देखे, दूसरे राज्यों के चुनाव देखे, बहुत शोर होता है, बहुत वो लगता है कि ये जैसे कि अभी आप उत्तर प्रदेश के चुनाव देख लीजिए, दोनों बार मायावती मिल गई, बसपा मिल गए, सब एक तरफ मिल गए, फिर भी बीजेपी एकदम रॉकेट की तरह निकली। फिर चुनाव हुआ, उसमें भी अभी हाल में जो चुनाव हुए 2022 को, उसमें भी आपने देखा कि सब मिलने के बाद तमाम गठबंधन के बाद समीकरण बने वो फेल हुए। प्रशांत, मैं आऊंगी आपके पास जल्दी से, क्योंकि रमन कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस को जाना है। रमन कुमार, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं चुनाव आयोग की, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की स्थिति गुजरात में बताते जाइएगा
कि इस बार क्या सत्ता में कांग्रेस आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, लेकिन एक बात जरूर ये कही जा रही है कि कांग्रेस इस बार बहुत संभली हुई है। तमाम इंस्ट्रक्शंस नेताओं को दी गई है कि कोई भी ऐसी बयानबाजी ना करें जिसको बीजेपी या अन्य पार्टी भुना ले। बहुत सीक्रेट मिशन के साथ चल रही है गुजरात में कांग्रेस, जिसका जिक्र पीएम भी कर चुके हैं। देखिए, अमूमन बीजेपी की ये कोशिश रहती है कि नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस पार्टी के बीच में मुकाबला तय करने की कोशिश की जाए, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर ये तय किया है, साफ तौर पर ये कोशिश कर रही है कि नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस पार्टी के नेता जो गुजरात के नेता हैं उनके बीच में मुकाबला नहीं दिखे, या नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी मुकाबला नहीं दिखे। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उनके साथ उनके द्वारा किए गए कामों के आधार पर, उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई है, जिन घोषणाओं को पूरा नहीं किया गया है, उसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। साथ ही साथ ग्रामीण इलाके में कांग्रेस पार्टी की पैठ है। ये बीजेपी के जो समर्थित नेता हैं उन्होंने भी ये बात कही कि ग्रामीण इलाके में कांग्रेस पार्टी की पैठ होने के चलते ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, लेकिन शहरी इलाकों में जो बीजेपी का कट्टर वोट बैंक है, उसी कट्टर वोट बैंक में आम आदमी पार्टी भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अरविंद केजरीवाल भी ज़्यादातर उसी इलाके में कैंप कर रहे हैं जो बीजेपी का वोट बैंक रहा है, बीजेपी का कोर ग्रुप रहा है। ऐसे में अगर बीजेपी का वोट बैंक कटता है आम आदमी पार्टी के द्वारा तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन ग्रामीण इलाके में अगर कांग्रेस पार्टी के वोट को काटने में आम आदमी पार्टी सफल होती है तो कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार ग्रामीण इलाकों में कैंप कर रही है। उसके बड़े नेता अशोक गहलोत के ऊपर जिम्मेदारी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अभी 4 दिन लगातार उन्होंने कैंप किया गुजरात में। इसके बाद जो है अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कार्यक्रम लगाने की संभावना है। प्रियंका गांधी भी आएंगी, यानी कि कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ गुजरात में चुनाव प्रचार में अपने आप को झोंक देगी। ठीक है, आप क्योंकि रमन कुमार को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की, हम जल्द ही वहां से बड़ी खबर ब्रेक करने वाले हैं चुनावी तारीखों को लेकर। और दूसरी तरफ ये कुल विधानसभा सीटें जो है गुजरात विधानसभा की 182 है, 182, और जो पिछला 2017 का रिजल्ट रहा है वो आपके सामने है। बीजेपी 99 पर सिमट गई थी सरकार, लेकिन बना ली थी उसने। कांग्रेस 77 और अदर्स 6। लेकिन इस बार देखते हैं 2022 विधानसभा चुनाव की परिणाम की तस्वीर कैसी सामने निकल कर आती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।